Hello everyone, this is मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, आप और हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 3 जो आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसका अध्याय जो 2 है वह है लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ कहानी। तो बच्चों, ये एक कहानी है। इस कहानी के जो रचनाकार हैं वह है कामता नाथ जी। कामता नाथ जी उत्तर प्रदेश के जाने माने साहित्यकार हैं। इनका मैं परिचय आपको संक्षिप्त में दे देता हूँ। इनका जन्म जो है 1935 में हुआ और इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं दिखाई देती है, इनकी जो रचनाओं में इनका जो विषय होता है वो मूल रूप से ये मानवीय संवेदनाओं को उजागर करने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी है। इनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं को इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैं आपको बता दूं। इनकी रचनाओं में छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, ये इनकी कुछ फेमस कहानियां हैं। इसी क्रम में इनकी एक कहानी लाख की चूड़ियां जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चूड़ियां क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं। आपकी मम्मी, आपकी मौसी, आपकी ताई और आपकी सिस्टर्स घर में चूड़ियां पहनती है। ये चूड़ियां विभिन्न पदार्थों की बनी हुई होती है। कुछ चूड़ियां सोने की, चांदी की, प्लास्टिक की और लाख की बनी हुई भी दिखाई देती है। तो लाख की बनी हुई चूड़ियां जो हैं, हमारे पाठ का जो टाइटल है, इसके माध्यम से कवि ने एक सामाजिक समस्या को उजागर करने की कोशिश की है। तो अब लाख क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। लाख एक प्रकार का पदार्थ है। जिस प्रकार रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है, उसी प्रकार से लाख के कीट से हमें लाख प्राप्त होता है। तो जो लाख देने वाला जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा लाख को स्रावित करता है और उनसे राख जो है हमें मिलती है। और इस लाख का उपयोग चूड़ियां बनाने में, खिलौने बनाने में, आभूषण बनाने में होता है। तो आप लाख से परिचित हो चुके हैं, लाख क्या होता है और लाख की चूड़ियां क्या होती हैं। यानी लाख से बनी हुई चूड़ियां लाख की चूड़ियां कहलाएगी। तो आइए सबसे पहले इस कहानी का जो मूल सार है मैं आपको बता दूं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने लाख की चूड़ियां कहानी कामता प्रसाद जी के द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से जो हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग हैं, जो गांव के छोटे बड़े उद्योग हैं, जो हस्तकला से जुड़े उद्योग हैं, ये उद्योग शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण जो है वो नष्ट हो गए, वो समाप्त होते जा रहे थे। इस समस्या की ओर, इस पीड़ा की ओर कहानीकार ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से की है। तो प्यारे बच्चों, कहानी में लेखक ने मशीनों के द्वारा छिनते रोजगार को दर्शाया है और साथ ही साथ एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी बताने की कोशिश की है। तो इस कहानी का जो जो नायक है बदलू, ये चूड़ियां बनाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, बदलू यहाँ पर लाख की चूड़ियों का निर्माण कर रहा है। ये कटोरे में लाख है और ये मुंगेरी है, गोल रॉड आकार में, रॉड के आकार की जो लकड़ी है गोलनुमा, इस पर यह गर्म लाख को चढ़ाता है, उन्हें चूड़ी का आकार देता है, उन्हें बेलता है, उस तरीके से ये चूड़ी बनती है। तो इस प्रकार की लाख की चूड़ियां जो है वो बनती है, हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे गांव में, मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो जो लेखक है, हमारे कहानीकार जो है, ये गांव जाया करते थे। अब गांव क्यों जाते थे? क्योंकि इनके गांव में जाने का जो रीजन है, इनके मामा जी वहां रहते थे। तो अपने मामा के पास ये गांव जाते थे। उसी गांव में ये बदलू जो है वो भी रहते थे। तो जब लेखक गांव जाते थे तो इन्हें अच्छा लगता था, इन्हें सबसे बढ़िया लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वहां गांव से उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां जो है वो मिलती थी। अब ये सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन देता था? ये बदलू जो है वो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देते थे। तो अब मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से जो लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो जब लेखक वापस अपने घर लौटते, अपने मामा के घर से वापस अपने घर लौटते, तो लेखक के साथ खूब सारी रंग बिरंगी गोलियां जो है लेखक अपने साथ लेके आते थे। ये गोलियां इन्हें बदलू के माध्यम से मिलती थी। तो बदलू इन्हें रंग बिरंगी गोलियां देता। अब गोलियां मीन्स
जो कंचे होते हैं ना बच्चों, कांच के कंचे आपने देखे होंगे, उसी प्रकार लाख की बनी रंग बिरंगी गोलियां जो बच्चे खेलते हैं। अब अलग अलग कलरफुल जो गोलियां लेखक को मिलती तो ये बड़ी प्यारी लगती और लेखक इनके साथ खेलता था। तो ये काफी हद तक जो है सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली गोलियां होती थी और बदलू के द्वारा इन्हें मिलती थी। तो लेखक को इस प्रकार जो है गांव का अनुभव जो है वो रहता था। जब भी वो अपने मामा के गांव जाते तो वहां से जब वापस लौटते तो उनके साथ बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां जो है वो साथ होती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। अब चूंकि देखो बदलू कहाँ रहते थे, जहां लेखक के मामा रहते थे, तो अपने मामा के गांव का होने के कारण लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं कहते थे, वे उन्हें बदलू काका कहते थे। क्योंकि अब बदलू काका क्यों कहते थे लेखक? तो क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। तो लेखक भी उन्हें बदलू काका के नाम से ही संबोधित करते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे बना हुआ था, ऊंचाई में बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है बच्चों आंगन। जैसे मकान के बाहर खुला सा जो छोटा सा मैदान चौगान जो है रहता है, आंगन रहता है, ये था। तो बदलू के मकान के सामने एक बड़ा सा जो है आंगन था। इस आंगन में एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। अब भट्टी क्या होती है? आग जलाकर उसमें कढ़ाई और इस प्रकार जो है उसमें लाख जो है गलाई जाती थी। तो पास में ही बदलू के एक भट्टी दहकती रहती थी। तो बदलू उस भट्टी में क्या लाख को जो है वो पिघलाता और पिघलाने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने देता और फिर क्या करता, लकड़ी की एक चौखट पास पड़ी रहती थी जिस पर लाख जो है मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करता और चूड़ी का आकार देता। तो इस तरीके से पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी होती। तो बेलन नुमा मुंगेरिया, ये रॉड, जैसे ये बदलू के हाथ में आपको रॉड दिख रही है, ठीक है ना, ये रॉड क्या कहलाती है? मुंगेरी कहलाती है। तो इस पर जो है बदलू ये लाख की जो चूड़ियां हैं उनको आकार देता, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो जब सारी चूड़ियां बन जाती, सूख जाती, तो वह बदलू उन पर रंग भी करता, उन्हें कलरफुल जो है बनाता। तो बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, छोटी सी खाट है मचिया, यानी जो नॉर्मल खाट होती है उसका छोटा सा रूप मचिया कहलाता है। तो बदलू ये काम सदा एक मचिए पर बैठ के करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वो बीच बीच में पीता था। तो हुक्का क्या होता है प्यारे बच्चों? गांव के लोग जो धूम्रपान करते हैं हुक्के के द्वारा, ये जो आपके पास ये देखो, ये मचिया है, बदलू मचिए पे बैठा है, ये मुंगेरी है और ये लाख है, लाख की बनी ये चूड़ियां हैं। ये सूखने के बाद, तैयार होने के बाद बदलू इन पर कलर करता है। तो ये एक प्रकार का हुक्का है। इस हुक्के को जो है बदलू पीता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो जो लेखक हैं वो दोपहर के समय जब ये खेलते तो ज्यादातर ये बदलू के पास ही जाते थे। तो सभी बच्चे बदलू के पास जो है पहुंच जाते। वो मुझे लल्ला कहा करता था। तो अब जो लेखक को बदलू बुलाते थे तो क्या बुलाते थे? प्यार से लल्ला कह के बुलाते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, यानी छोटा सा जो बैठने का जो है खाट, वो बदलू मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। तो 4-6 जोड़े चूड़ियां जो है बदलू प्रतिदिन ये बना लेते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उन्हें बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो उस चूड़ी को बेहतर तरीके से बनाने के लिए, अच्छी आकार देने के लिए बदलू उस चूड़ी को देखता, कहीं कहीं कोई कमी न रह गई हो। तो लेखक को ऐसा लगता कि जैसे मानो वह नववधू की कलाई हो और बदलू उसे देख रहा हो कि कलाई पर जाने के बाद वो चूड़ी कैसी दिखेगी। बदलू मनिहार था,
मनिहार मीन्स जो चूड़ी व्यवसाय में जुड़े हैं, चूड़ी बनाने का जो काम करते हैं, उन्हें मनिहार कहते हैं। तो बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी बदलू के जो पूर्वज हैं वो ये काम करते रहे हैं और उसके साथ बदलू कर रहा है और आगे बदलू की पीढ़ियां भी वही काम करेगी। तो इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यवसाय का हस्तांतरण अगर दिखाई देता है तो वो पैतृक पेशा कहलाता है। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। जो बदलू की चूड़ियां होती थी बहुत ही सुंदर होती थी। तो इस तरीके की चूड़ियों की मांग भी ज्यादा रहती थी, यानी उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में बेचता न था। अब देखो बदलू की खासियत क्या थी, वो चूड़ियों को मुद्रा में नहीं बेचता था, यानी अपनी वस्तु को वो पैसों में न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो खरीदने का तरीका क्या था, मूल्य चुकाकर। मूल्य कैसे, वस्तु के रूप में मूल्य चुकाकर जो है गांव के लोग बदलू से चूड़ियां लेते थे। तो बदलू को लोग क्या देते थे, अनाज देते थे और उसके बदले चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो देखो लेखक जितने समय भी बदलू के आसपास रहा, लेखक का जो अनुभव रहा बदलू के साथ रहने के दौरान, लेखक ने कभी भी उसे किसी के साथ झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जिद यानी कुछ अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ चीज पाने के लिए अपनी बात पे अड़े रहना, ये जिद कहलाता है। तो ये अवश्य ऐसे मौकों पर है, शादी विवाह के अवसरों पर वो जिद जरूर पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था। तो देखो लेखक अपना एक अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि बदलू जब इनके मामा के यहाँ, इनकी यहाँ किसी लड़की का विवाह था इनके मामा के घर में, तो उस पर ये बिगड़ गए थे और फिर उनको मनाने के में लोहे लग गए थे। तो लोहे लगने का मतलब है काफी प्रयत्न करने पड़े इनको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उनके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो देखो विवाह के अवसर पर बदलू थोड़ा जिद पकड़ लेते थे। अपनी जो चूड़ियां जो हैं वो देने के बदले उन्हें उस दौरान वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, इन्हें एक नई पगड़ी भी मिलती और कुछ रुपए जो हैं इन्हें साथ में अवश्य मिलते। तो इस तरीके से काफी हद तक ये जो है विवाह के अवसरों पर इनकी जो है वो इस तरीके से इनकी आवक थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो देखो अब इस दौरान कांच की चूड़ियां भी बाजार में दिखाई देती थी, लेकिन बदलू को ये पसंद नहीं थी। बदलू इनसे चिढ़ता था। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो अब बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था और गांव की आमतौर पर सारी महिलाएं, लगभग सारी महिलाएं बदलू की बनी चूड़ियां ही पहनती थी। लेकिन कभी कभार कोई स्त्री के हाथों में ये कांच की बनी चूड़ियां देख लेता था तो ये कुड़ जाता, मतलब चिढ़ जाता और ऐसी स्थिति में उस स्त्री को ये दो चार बात भी सुना देता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो बदलू के पास लेखक का बैठना होता तो इस दौरान बदलू उनसे घंटों बातें करता था। बदलू क्या पूछता, लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में पूछते और कभी शहरी जीवन के बारे में बात करते थे। तो मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता कि शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाए। तो इस तरीके से हाजिर जवाबी इनकी रहती थी, यानी अपनी सफाई देते हुए ये कह देते थे। यानी ये लेखक है और ये बदलू है, इनसे बात कर रहा है यहाँ पे लेखक। तो इस दौरान जो इनकी बातें होती थी ना, तो ये बातें शहरी जीवन के बारे में, लेखक की पढ़ाई के बारे में, उनके घर के बारे में इस तरीके से होती थी।
साथ ही साथ कांच की चूड़ियां पहनने के बारे में जब लेखक उनसे कहता कि शहर में आमतौर पर लोग औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो लेखक इसे टाल देता और कहता कि वहाँ का जीवन अलग है और उन महिलाओं की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियां पहनेगी तो मोच आ जाएगी। एक तरीके से व्यंग्य कर देते थे ये। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था, है ना। अब लेखक को ये गोलियां जो है मिलती, गोलियां पसंद थी, रंग बिरंगी खेलने के जो लिए गोलियां जो बदलू लेखक के लिए बनाता, तो रोज 1-2 गोलियां जो है वो लेखक के लिए बदलू बना बना देता था। और साथ ही लेखक के घर जाता था तो वो लेखक को कुछ खाने पीने को भी मिल जाता। तो मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। ये एक हर वर्ष का एक रूटीन था लेखक का। हर बार की गर्मी की छुट्टियों में वो अपने मामा के यहाँ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही में मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली होना मतलब ट्रांसफर हो जाना, यानी नौकरी के सिलसिले में उनके पिता की ट्रांसफर हो गई किसी दूसरे शहर में, और वह शहर थोड़ा दूर था और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अब देखो लेखक बड़े हो गए, लेखक काफी समय तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए। अब क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उनके पिता का जो स्थानांतरण है वो किसी दूर शहर में हो गया। तो लगभग 8-10 वर्षों तक वो वहां गांव वापस अपने मामा के यहाँ पहुंचे नहीं, और 8-10 वर्षों के बाद जब पहुंचे तो वो बड़े हो चुके थे। अब उन्हें लाख की गोलियां अच्छी नहीं लगती थी। अब लेखक का जो लाख की गोलियों के प्रति जो आकर्षण था वो आकर्षण नहीं रहा। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान न आया है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, यानी पहनने लगी है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, अपना नाम लेखक ने बताया। मैं जनार्दन हूं, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी सोच में पड़ गए। अभी तक पहचान जो है वो उजागर करने पर भी जो है बदलू को नहीं हुई। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। अचानक से फिर वो अपनी स्मृति पे जोर दिया और वो पहचान गए कि ये लल्ला है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब लेखक ने आसपास देखा, बदलू के जो आंगन और बदलू जहाँ बैठे थे, पूर्व जब वो वहां जाते थे तो वहां भट्टी दिखाई देती, मचिया दिखाई देती, कुछ लाख की चूड़ियां बनाने का जो भी सामान जो होता था वो वहां पे दिखाई देता। वो लेखक को जब नहीं दिखा तो कुछ भी आसपास नजर नहीं आया। आजकल काम नहीं करते काका? लेखक ने ये बात पूछी। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, यानी बदलू की बनाई हुई चूड़ियां कोई नहीं पूछता था। कोई नहीं पूछने का मतलब क्या था? इसका मतलब अब उनकी चूड़ियों की कोई मांग ही नहीं करता, कोई उनकी चूड़ियां खरीदता ही नहीं। ऐसी दशा में फिर बदलू ने चूड़ियां बनाना बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है, फैलाव हो गया है। हर जगह कांच की बनी चूड़ियां मिलती हैं और वो सस्ती भी है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने उन्हें कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई।
और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई। तो उम्र के साथ जो शारीरिक बदलाव जो होते थे वो बदलू काका में दिखाई दे रहे थे। अब वो बूढ़े हो चुके थे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, मतलब मौसमी खांसी है, फसली खांसी मौसमी खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए मीन्स, तो देखो पहले जो चीजें हाथों से बनती थी कितने लोगों को रोजगार देती थी, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलता था। अब क्या है, अब वही वस्तुएं अब मशीनों से बनने लगी। अब मशीनों से बनी हुई वस्तुएं सस्ती पड़ती और दूसरी बात उन पर ज्यादा लोगों का जो है काम भी नहीं रहता। तो ऐसी दशा में कई लोगों का जो है रोजगार मशीनी युग ने छीन लिया। तो कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, मैंने कुछ देर पश्चात, जो लेखक ने फिर ये सवाल पूछा, तो कुछ देर पश्चात मैंने इस बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, मैंने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। यानी बदलू काका ने बड़े उत्साहित होकर उत्तर दिया था। लहक कर उत्तर देना मतलब उत्साहित होते हुए उत्तर दिया। और फिर अपने बेटी को उन्होंने आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो देखो ये आमतौर पर जो लेखक हैं और जो बदलू काका हैं उनके बीच ये बातचीत जो है वो कहानीकार ने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो मशीनी युग के कारण जिस तरीके से बेकार हो गए थे, बदलू काका बेकार बैठे थे मशीनीकरण के कारण, उनके जो बनाई हुई वस्तु लाख की चूड़ियाँ थी उसकी मांग कम हो गई थी और साथ ही साथ वो थोड़े बुजुर्ग और बूढ़े भी हो गए थे। तो ऐसी दशा में जब लेखक उनसे मिले और उनकी ये दशा देखी तो आमतौर पर अब उस दशा से रिलेटिव उन्होंने बात की। जब उन्हें लगा कि काफ़ी गंभीर मसला है तो ऐसे में बात चेंज करते हुए लेखक ने आम के बारे में पूछा कि आम की फसल कैसी है। तो अचानक से जो है उन्हें याद आया और ये अपनी बेटी को उन्होंने आवाज़ दी कि लल्ला के लिए आम लेके आओ। तो इस तरीके की जो बातचीत जो है लेखक के साथ जो है वो दिखती है बदलू काका और लेखक के बीच। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी गाय को पालने के लिए भी चारा चाहिए और भी उसको कुछ जो है बिलौना वगैरह देना होता है। तो ऐसे में बदलू की इतनी इनकम नहीं थी कि वो गाय को जो है पाल सके। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया एक टोकरी में छोटी सी। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। एक बकत यानी एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो सिंदूरी जो कलर वाले जो आम थे उसको जो है लेखक को देने की जो है बात कही। ये एक नया पेड़ से प्राप्त आम थे जो इसी साल जो है ये आम लगे थे बदलू के यहाँ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो कामतानाथ जी की जो ये कहानी है बच्चों, ये एक वर्तमान समस्या की ओर जो है कहानीकार ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि किस तरीके से मशीनों के आने से जो है ग्रामीण क्षेत्र के भी कहीं जो व्यक्ति ऐसे हैं जो आमतौर पर अपने जो हस्तकला पर निर्भर थे, उनकी आजीविका मुख्य रूप से हस्तकला और हाथ से निर्मित चीज़ों को बनाकर जो उनकी चलती थी। तो बदलू जैसे ऐसे कहीं कारीगर जो हैं
वो बेकार हो गए, उनका रोजगार जो है वो चला गया। तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने मशीनीकरण के जो दुष्प्रभाव हैं उसको बताने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे। और जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।